तो अब तक तो आरसीसीयू में हमने कई सारे सुपर हीरोज देख लिए हैं, अलग अलग ओरिजिन्स, अलग अलग कहानियां, अलग अलग मोटिवेशन। मगर आज इस दुनिया में रिवील होने वाली एक ऐसी कैरेक्टर जो किसी भी नॉर्मल हीरो जैसी शायद बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अब तक शायद तुम्हें भी हिंट मिल चुका होगा कि आरसीसीयू के फेज 2 में कुछ और भी ज्यादा एंशिएंट और डार्कर हिंट्स हैं जो कहीं ना कहीं एड ऑन होने वाले हैं, और शायद उनका सामना करने के लिए कोई इंसान फिजिकल स्ट्रेंथ या तो एंशिएंट पावर्स ही काफी नहीं होने वाली, बल्कि यहाँ पर हमें कोई ऐसा चाहिए जिसके अंदर कुछ गॉडली बीइंग की पावर्स हो। और ऑफ कोर्स गाइस, यहाँ पर वो होने वाली है शक्ति। तो आज की वीडियो में गाइस आरसीसीयू की नेक्स्ट मूवी यानी कि शक्ति की बात करते हैं, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इन। दिल्ली के एक ऐसे कोने से कहानी शुरू होती है जहां रात के बाद पुलिस भी जाने से कतराती है। तंग गलियां, पुरानी बिल्डिंग्स, फ्लिकरिंग स्ट्रीट लाइट्स और हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा। लेकिन इसी डार्कनेस के अंदर एक नाम ऐसा है जो लोगों के बीच एक फुसफुसाहट की तरह फैल रहा है, और वो नाम ही है शक्ति। कोई कहता है वो विजिलेंटे है, कोई कहता है वो सुपरनैचुरल एंटिटी है, और कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि डार्कनेस का एक स्वरूप है। क्योंकि जब भी कोई क्रिमिनल किसी मासूम को नुकसान पहुंचाने वाला होता है तो एक मिस्टीरियस सी वुमेन डार्कनेस से निकलकर सामने आ जाती है और उस क्रिमिनल को ब्रूटली पनिश भी करती है, और फिर वहां से बिना कोई ट्रेस छोड़े गायब हो जाती है। और आज तक कोई उसका असली रूप डिपेक्ट नहीं कर पाया है। और इसी मिस्ट्री की दूसरी तरफ हम मिलते हैं चंदा से, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है और डॉक्टर बनने के लिए अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रही है। लेकिन उसके पास्ट में भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो चुकी है। कुछ ही सालों पहले चंदा की शादी एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर से हुई थी। बाहर से तो वो एक आइडल मेडिकल प्रोफेशनल था और इन दोनों के बीच में प्यार धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन बाद में चंदा के सामने ये रिवील होता है कि जिस हॉस्पिटल में चंदा का पति काम कर रहा है वहाँ पर एक हॉरिफाइंग रैकेट चल रहा है, जहाँ न्यूबॉर्न फीमेल इन्फेंट्स की ट्रैफिकिंग हो रही है और कभी कभी तो हत्या भी। और इस बारे में पता चलते ही चंदा उसके खिलाफ आवाज उठा देती है। लेकिन यहाँ पर उसके सामने एक और शॉकिंग रिवील होता है कि सारी ट्रैफिकिंग के पीछे उसके पति का भी बहुत बड़ा हाथ है। और यहाँ पर जब चंदा अपने पति को ही कन्फ्रंट करती है और कहती है कि वो उसका सच और पूरे हॉस्पिटल का सच सबके सामने ला कर रहेगी, तो उसका पति ही उस पर एक जानलेवा हमला कर डालता है। वो उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और बहुत सारा खून भी बहने लगता है। मगर इस दर्द के बीच भी चंदा की आंखों में सिर्फ उन मासूम बच्चियों का ही दर्द महसूस हो रहा होता है, और वहीं उसके अंदर का ये डर धीरे धीरे गुस्से में भी बदलने लगता है। और उस आखिरी पल में जब उसकी सांसें ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होती हैं, वो बस एक प्रार्थना करती है, जस्टिस के लिए नहीं, बस उन बच्चियों के लिए। और तभी उसके सामने डार्कनेस के बीच एक डिवाइन सी प्रेजेंस फील होने लगती है, और तब वहां पर अपीयर होती है माँ काली। और कुछ टाइम के बाद जब चंदा की आंखें खुलती हैं तो यहाँ पर सबसे पहला बिग रिवील तो ये है कि वो जिंदा होती है। मगर यहाँ पर डिफरेंस ये है कि अब वो पहले वाली चंदा नहीं रही, क्योंकि इस मोमेंट पर उसके अंदर एक ऐसी खतरनाक सी डिवाइन एनर्जी जग चुकी है जो उसके दर्द, क्रोध और इंसाफ की इच्छा को ही एक अल्टीमेट वेपन बना देती है। और यहाँ पर चंदा उठकर सबसे पहले अपने पति का ही कत्ल कर देती है, और इसी मोमेंट पर पैदा होती है शक्ति। उसके बाद सालों से चंदा अपनी आइडेंटिटी छुपाकर क्रिमिनल्स को हंट करती जा रही है। लेकिन एक रात उसे एक ऐसा शिपमेंट मिलता है जो कि पूरी सिचुएशन को बदल देता है। उस शिपमेंट के अंदर दवाइयों और मेडिकल इक्विपमेंट्स के बीच कुछ हिडन फाइल्स हैं, और उन फाइल्स पे एक ऐसा सिंबल बना है जो शक्ति तो नहीं समझ सकती, लेकिन ऑडियंस तुरंत समझ जाएगी, क्योंकि ये सिंबल पुराने सिंडिकेट सरपेंट जैसा लगता है। लेकिन चंदा को ये कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि जो इविल उसने सालों पहले देखा था वो अब भी कहीं ना कहीं जिंदा है। लेकिन इस बार इन सारी चीजों का कनेक्शन सिर्फ क्राइम या फिर ट्रैफिकिंग से नहीं है। और जब चंदा उस सिंबल को लेकर और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसके सामने और भी डार्क ट्रूथ रिवील होता है, जहाँ पर कुछ और एंशिएंट सिंबल्स, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन और मिस्टीरियस रिचुअल्स का जिक्र है। कुछ लोगों को डेलिब्रेटली मिसिंग दिखाया गया है, कुछ ऑर्फनेज से बच्चे गायब हैं, और कुछ अंडरग्राउंड मेडिकल फैसिलिटीज में अजीब से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। और इस बार शक्ति ये डिसाइड करती है कि वो इस बार सिर्फ क्रिमिनल्स को पनिश नहीं करेगी, बल्कि वो इस पूरे नेटवर्क के जड़ तक जाएगी। और फिर यहाँ पर एक मोन्टाज तुम देख सकते हो या इमेजिन कर सकते हो, जहाँ पर शक्ति अलग अलग क्रिमिनल्स को देख रही है, उनको पीट रही है और कहीं ना कहीं इन सिंबल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। और यही पूरी इन्वेस्टिगेशन उसे आगे चलकर राजनगर तक ले आती है, एंड स्पेसिफिकली एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी के पास।
मगर मीनवाइल यहाँ पर यह भी रिवील होता है कि राजनगर में एक और कोई पर्सन है जो कहीं ना कहीं शक्ति पर नजर रख रहा है। एंड ऑफ कोर्स अगर तुम लोग शार्प माइंडेड हो तो अब तक तुमने गेस कर लिया होगा कि वो बंदा कौन है, बिकॉज दैट इज सुपर कमांडो ध्रुव। ध्रुव के सर्विलेंस नेटवर्क को एक अनयूजुअल सी एनर्जी फील होने लगती है और यहाँ पर ध्रुव और उसकी कमांडो फोर्स ये इन्वेस्टिगेट करके निकाल लेते हैं कि ये जो एनर्जी है वो ना तो कोई रेडिएशन है, ना ही कोई डिफरेंट टेक्नोलॉजी और ना ही कोई यूनिक वेपन सिस्टम, बल्कि ये पूरी एनर्जी वेव्स बस एक पर्सन के अंदर से निकल रही हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस चीज का पैटर्न सबसे ज्यादा डिफरेंट है। वहीं पर ध्रुव अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और ये इन्वेस्टिगेशन उसे विसर्पी के पास ले जाती है। और जब वो बताता है विसर्पी को शक्ति के एनर्जी सिग्नेचर्स के बारे में, तो यहाँ पे विसर्पी के एक्सप्रेशन सडनली चेंज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ध्रुव से डायरेक्टली ये कहती है कि जिस एनर्जी को तुम डिस्क्राइब कर रहे हो वो शायद नई नहीं है, क्योंकि उसे ये याद आता है कि नागद्वीप के पुराने ग्रंथों में भी इस तरह की एनर्जी के मेंशंस हैं और ये कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं है, बल्कि इसे ग्रंथों में काली ऊर्जा कहा गया है। और यहीं से ये कहानी मॉडर्न वर्ल्ड से एक पुरानी हिस्ट्री तक कनेक्ट कर जाती है। यहाँ पर विसर्पी एक्सप्लेन करती है कि एंशिएंट नागास के टाइम पर कुछ डार्क फोर्सेस को अर्थ पर समन किया जा रहा था और एक बहुत बड़ी बैटल के बाद किसी तरह नागास ने उन शक्तियों को रोक दिया, मगर उन सभी फोर्सेस को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सका। उन सबके गेटवेज और रिचुअल्स को तो सील कर दिया गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद कोई उन सील्स को दोबारा एक्टिवेट करना चाहता है। फिर ध्रुव और विसर्पी शक्ति को ट्रैक करते हुए उस अंडरग्राउंड फैसिलिटी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें शक्ति नहीं दर्जनों कल्टिस्ट मिलते हैं और ये कोई नॉर्मल क्रिमिनल्स नहीं है, बल्कि एक एंशिएंट डीमन आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और मानते हैं कि ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर एक हायर एग्जिस्टेंस क्रिएट की जा सकती है। और यहाँ पे सबसे डिस्टर्बिंग डिस्कवरी ये है कि यहाँ पे ध्रुव और विसर्पी को वही सिंडिकेट के पुराने सिंबल्स नजर आते हैं। मतलब जैसा कि ये लोग सोच रहे थे कि इन्होंने सिंडिकेट को खत्म कर दिया है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सिंडिकेट के बचे कुचे रेमिनेंट अब इस कल्ट के फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल बैकबोन बन चुके हैं। यानी कि सिंडिकेट खत्म नहीं हुआ है, बस उसने अपना फेस बदल लिया है। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ध्रुव शक्ति के सामने आ जाता है और यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों के मेथड्स कंप्लीटली ऑपोजिट हैं। जहाँ पे ध्रुव एविडेंस, प्लानिंग और कंट्रोल फोर्स में मानता है, वहीं शक्ति के लिए जस्टिस पर्सनल है। और जब ध्रुव शक्ति को रोकने की कोशिश करता है तो शक्ति यहाँ बस उससे ये कहती है कि तुम सिस्टम को बचाने में लगे हो, लेकिन मैं उन लोगों को बचा रही हूँ जिसको सिस्टम ने कब का भुला दिया है। और ये कन्फ्रंटेशन तब रुकती है जब सारे ही कल्टिस्ट इन पर अटैक कर देते हैं। और ये वो मोमेंट है गाइस जहाँ पर ऑडियंस और ध्रुव भी यहाँ पर शक्ति को फुल फोर्स में लोगों पर अटैक करते हैं और फाइट करता देख रहे हैं। ध्रुव यहाँ पर एनालाइज करता है कि शक्ति की मूवमेंट्स अनप्रेडिक्टेबल है, मगर फिर भी उसकी हर एक स्ट्राइक बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। और यहाँ पर शक्ति सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से ही नहीं लड़ रही, बल्कि वो अपने अंदर की एक डिवाइन एनर्जी को कंट्रोल भी कर रही है। और इसी एक मैसिव फाइट के दौरान यहाँ पर एक और सुपर हीरो कैरेक्टर एंटर करता है, जो कि होने वाला है नागराज। क्योंकि यहाँ पर नागराज बताता है कि उसे भी वो काली ऊर्जा फील होने लगी थी, जैसे कि विसर्पी को भी हुई। और नागराज तुरंत ही उन कल्ट सिंबल्स को पहचान लेता है और ये कंफर्म भी कर देता है कि वही डार्क फोर्सेस हैं जो कि नागद्वीप से ही कनेक्टेड है। और अब यहाँ पर ध्रुव, नागराज, विसर्पी इवन शक्ति सारे ही कहीं ना कहीं कंप्लीटली डिफरेंट प्रोटेक्टर्स तो हैं, मगर ये सब एक ही बड़े एनिमी के खिलाफ एक साथ खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पर रिवील होता है कि कल्ट का मेजर ऑब्जेक्टिव राजनगर के नीचे छुपे एक बहुत ही ज्यादा एंशिएंट गेटवे को अनसील करना है, ताकि उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिमोनिक फोर्स इस धरती पर एंटर कर सके। क्लाइमैक्स राजनगर के नीचे मौजूद एक एंशिएंट कैटाकॉम्ब्स में होता है। नीचे 100 ऑफ कल्टिस्ट एक मैसिव रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पे वॉल्स पे देखने पर एंशिएंट सिंबल्स ग्लो कर रहे हैं और इन सबके सेंटर पर एक जाइगैंटिक पोर्टल ओपन हो रहा है। और ध्रुव यहाँ पे अपने टैक्टिकल गियर के साथ कर्टिस के गार्ड से लड़ता है। वहीं विसर्पी एंशिएंट मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती है और नागराज अपने नाग पावर्स और स्नेक पर्ल के रेजोनेंस से उस बड़े से पोर्टल को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन पोर्टल ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुका है और हम देखते हैं एक मॉन्स्ट्रस डिमोनिक एंटिटी उस पोर्टल से बाहर निकल रही है। और फिर कर्ट्स के पीस से निकलकर एक हाई प्रीस्ट सीधा चंदा के पास जाता है और उसके पास के बारे में बोलने लगता है। वो उसके हस्बैंड के क्राइम, उसकी डेथ और उसके पेन को एक वेपन की तरह यूज करने लगता है। उसका यहाँ पे मानना है कि चंदा का गुस्सा उस डीमन को और ज्यादा पावरफुल बना सकता है। लेकिन ये वो मोमेंट होता है गाइस जहाँ पर चंदा या शक्ति ये समझने लगती है कि उसकी जो पावर है, उसके अंदर जो एनर्जी है, वो सिर्फ क्रिमिनल्स को ही पीटने, पनिश करने के बारे में नहीं है, क्योंकि माँ कालीनोसी ये दूसरी लाइफ
सिर्फ नॉर्मल क्रिमिनल्स को रोकने के लिए ही नहीं दी, बल्कि उसे असल में बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जिंदा किया गया है। यहाँ पर जब चंदा अपनी आंखें बंद करती है तो उसके पास की सारी चीजें, सारे मूवमेंट, सारा ट्रॉमा उसकी आंखों के सामने चलना शुरू हो जाता है। वो हॉस्पिटल, वो मासूम बच्चियां, उसकी डेथ, उसका पति और फिर वो डिवाइन मूवमेंट जहाँ पर चंदा को एक नई जिंदगी मिली। और जब यहाँ पर वो अपनी आंखें खोलती है तो उसके अंदर की शक्ति फुल ऑन एक्टिवेट हो चुकी है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके माथे पर एक बहुत ही बड़ी सी एनर्जी वेव सामने आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर शक्ति की तीसरी आंख खुल चुकी है। और इस मोमेंट पर शक्ति के अराउंड एक बहुत बड़ी डिवाइन एनर्जी एक्सप्लोड होने लगती है और फिर उसकी तीसरी आंख से एक लेजर बीम जैसा कुछ फायर वाले एलिमेंट्स निकलने लगते हैं, जो एक्चुअली में किसी कॉस्मिक वेपन की तरह काम करते हैं। और यहाँ पर पहली बार शक्ति अपने पूरे डिवाइन फॉर्म में ऑडियंस के सामने नजर आती है। जब वो डीमन अटैक करता है तो शक्ति डायरेक्टली उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। यहीं पर हमारे बाकी हीरोज जैसे कि ध्रुव और नागराज ऑलरेडी कर्टिस को रोक रहे होते हैं, उनसे लड़ रहे होते हैं, और विसर्पी एक्टिवली उस रिचुअल स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही होती है। और फिर यहाँ पर शक्ति अपनी डिवाइन एनर्जी को उस पोर्टल के अंदर ही चैनल करने लगती है। एक बहुत मैसिव सा एक्सप्लोजन होता है और वो पोर्टल कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होना भी शुरू हो जाता है। और इसी डिस्ट्रक्शन की वजह से कहीं ना कहीं वो जो डीमन बाहर निकलना चाह रहा था वो वापस से अंदर खिंच जाता है। और फिर इवेंचुअली ये पूरा अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे टूटने लगता है। मगर यहाँ पर शक्ति की एनर्जी ही हमारे सभी हीरोज को प्रोटेक्ट कर लेती है एंड दे कम आउट ऑल अलाइव, ऑल हेल्दी। और फिर इस इंसिडेंट को काफी टाइम बीत जाता है और हम चंदा को वापस अपने मेडिकल कॉलेज में देखते हैं। देख के तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन वो खुद बदल चुकी है। अब उसके अंदर गिल्ट नहीं है, ट्रॉमा नहीं है और उसे अपनी पावर से डर नहीं लगता। फिर यहाँ पे दूर खड़े नागराज और ध्रुव भी उसे देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ब्रह्मांड रक्षक की टीम में शक्ति की काफी जरूरत पड़ेगी। और ध्रुव यहाँ पे समझ जाता है कि सुपर हीरोज की दुनिया अब सिर्फ टेक्नोलॉजी, साइंस और क्राइम तक लिमिटेड नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड रक्षक के बाद दुनिया में एक नई रियलिटी इमर्ज हो रही है। साइंस के साथ सुपरनैचुरल और ह्यूमन हीरोज के साथ डिवाइन फोर्सेस। लेकिन ये कहानी यहीं पे तो खत्म नहीं होती है। हम वापस एक हिमालयन केव को देखते हैं और वही पुराना सेंट देखते हैं जो कि पिछली मूवी के भी पोस्ट क्रेडिट सीक्वेंस में देखने मिला था। ये सेंट एक मेडिटेशन स्टेज में बैठा हुआ है और सडनली पूरी केव वाइब्रेट करने लगती है। और जब वो सेंट अपनी आंखें खोलता है तो उसे आसमान में एक तरह का गोल्डन कॉस्मिक रेजोनेंस स्प्रेड होता नजर आता है। वो रेजोनेंस कहीं ना कहीं पहले शक्ति की एनर्जी से कनेक्ट करती है, फिर परमाणु की फोर्स से भी, और फिर किसी अननोन कॉस्मिक एंटिटी से भी। वो सेंट ये सब देखकर धीरे से बस मुस्कुराता है और कहता है कि इस धरती पर अंधेरा बदल रहा है और अब तो शक्तियां भी बदल रही हैं, मगर अब जो आने वाला है वो सिर्फ किसी एक शहर का ही प्रोटेक्टर नहीं होगा। फिर धीरे धीरे क्लाउड से निकलती हुई एक गोल्डन एनर्जी भी देखने को मिल गई। तो यही थी हमारी आरसीसीयू की सेकंड फेज की सेकंड फिल्म। और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारी फेज 1 की मूवीज को नहीं देखा है तो उनको जरूर देख लीजिएगा और इस मूवी कॉन्सेप्ट सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय गाइस, कीप व्लॉगिंग।